हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बारे में डिस्कस किया था कि किस प्रकार से फॉर्मूला की हेल्प से हम वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स की एनर्जी डिटरमाइन कर सकते हैं और दो एनर्जी लेवल्स के बीच में जो है वो डिफरेंस कितना होता है, राइट। इसके साथ ही हमने देखा था कि किस प्रकार से आपको स्पेक्ट्रल लाइन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन, एक मॉलिक्यूल के ट्रांजिशन की वजह से मिलता है। साथ ही हमने देखा था कि सिलेक्शन रूल क्या होगा हम जब प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की बात करते हैं एसएचओ के केस में, राइट। कुछ पॉइंट जो है हमने इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में भी डिस्कस किए थे, लाइक जैसे कि इंटेंसिटी जो है पॉपुलेशन रेशियो के बराबर होती है, ठीक है। हमने डिस्कस किया था कि पॉपुलेशन रेशियो बेसिकली क्या होता है, एन बाय एन नोट जो है हमारा पॉपुलेशन रेशियो के बराबर होता है। यानी कि जो आपका ग्राउंड स्टेट है उसमें मॉलिक्यूल्स का नंबर कितना होगा या मॉलिक्यूल्स का पॉपुलेशन कितना होगा, और जो दूसरी लेवल्स है लाइक एन इज इक्वल टू 1 हो गया, एन इज इक्वल टू 2 हो गया, एन इज इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, उसमें जो है मॉलिक्यूल्स का नंबर कितना होगा, उनका रेशियो क्या कहलाता है, पॉपुलेशन रेशियो। तो बेसिकली इंटेंसिटी जो है एक स्पेक्ट्रल लाइन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पॉपुलेशन रेशियो के, राइट। इसके बाद हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि डिजेनरेसी जो है प्योर वाइब्रेशन लेवल की, प्योर स्पेक्ट्रा लिखा था हमने लास्ट वीडियो में, मिस्टेक हो गई, प्योर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स की जो डिजेनरेसी है वो ऑलवेज 1 होती है। ये भी हमने लास्ट क्लास में जो है वो डिस्कस किया था और किस प्रकार से होती है हमने डिस्कस किया था कि डिजेनरेसी वगैरह क्या होता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हैं कि एक एनर्जी लेवल में जो मॉलिक्यूल्स की पॉपुलेशन होगी, ठीक है, वो एक फॉर्मूले मैथमेटिकली आप किस प्रकार से जो है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एन एन इज इक्वल टू जी एन ई टू द पावर ई एन बाय के बी टी के बराबर होता है, राइट। यहाँ पे जो एन एन है वो बेसिकली एक nth एनर्जी लेवल में मॉलिक्यूल्स की पॉपुलेशन को जो है बताता है। जी एन यहाँ पे यही हमारा nth लेवल की डिजेनरेसी जो कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में 1 होती है। कोई भी एनर्जी लेवल हो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में उसकी डिजेनरेसी ऑलवेज 1 के बराबर ही होगी, राइट। इसके बाद जो है ई एन यहाँ पे उस वाइब्रेशनल एनर्जी यानी कि nth लेवल की वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल की एनर्जी के बारे में बताता है। के भी यहाँ पे जो है वो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, टी यहाँ पे टेम्परेचर है, राइट। तो यहाँ पे एक एनर्जी nth लेवल की जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है उसमें मॉलिक्यूल की पॉपुलेशन को मैथमेटिकली आप इस फॉर्मूला से जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, चलो अब हम कहें कि जब n इज इक्वल टू हम 0 रख दे, व्हेन n इज इक्वल टू 0 पुट कर दे, तो उस केस में हमारे पास जो n नोट होगा वो किसके बराबर होगा, तो जी नोट यहाँ पे आएगा, इसके साथ ही ई नोट बाय के बी टी। ओके, यहाँ पे जैसे कि हमें पता है ई नोट है ग्राउंड स्टेट, यानी कि n इज इक्वल टू जब 0 था तो वहां पे हमारे पास उस एनर्जी लेवल की एनर्जी कितनी थी, हाफ एच न्यू थी। ओके, तो हम यहाँ पे हाफ एच न्यू जो है इस ई नोट की जगह पे पुट करेंगे। साथ ही जो डिजेनरेसी है इस एनर्जी लेवल की वो कितनी है, 1 है। तो ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है, 1 को मल्टीप्लाई करो किसी भी नंबर से वही नंबर मिलता है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इफ जी नोट इज इक्वल टू, इफ नहीं जी नोट 1 होगा, ओके, और ई नोट हमारे पास क्या है, हाफ एच न्यू है, देन उस केस में एन नोट हमारे पास क्या होगा, तो एन नोट यहाँ पे हमारे पास जो होगा वो उसको हम इस प्रकार से लिखते हैं कि हाफ एच न्यू बाय के बी टी। क्लियर इतना? ओके, ये है हमारा मान लो इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब हम कहते हैं कि अगर हम nth लेवल ले, 0 नहीं लेकर के n 1 2 3 4 5 6 जो भी, ठीक है, तो उसके लिए हमें अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन पर्टिकुलर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल निकालना हो तो इस वाले फॉर्मूले से आप निकालेंगे। एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, n प्लस हाफ एच न्यू, ओके, के बी टी, एन कोई भी वैल्यू, राइट, 1 2 3 कुछ भी रखो आप, जो लेवल हो आप जिस लेवल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, ये होगा। इसको जो है थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, क्या होगा,
इज इक्वल टू, ये तो 1 के बराबर ही है, कोई भी लेवल आए 1 के बराबर ही होगा, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये n है और ये है हाफ, मल्टीप्लाई होगा दोनों से ही, ठीक है। पावर को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं हम h न्यू बाय केबीटी, केबीटी कॉमन है दोनों के केस में, ठीक है। और इसको इस प्रकार से लिखते हैं, बाहर माइनस का साइन है और अंदर प्लस का है, तो ये माइनस हो जाएगा, हाफ h न्यू बाय केबीटी। ओके, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब हमको क्या करना है, हमको तो पॉपुलेशन रेशियो चाहिए, और पॉपुलेशन रेशियो क्या था, n बाय n नोट। ओके, यानी कि इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से डिवाइड करने पर, तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे माइनस एन एच न्यू बाय केबीटी e टू द पावर हाफ h न्यू बाय केबीटी बाय e टू द पावर हाफ h न्यू बाय केबीटी। ये कहां से मिला हमें, ये हमारा 3rd नंबर इक्वेशन से, यहां से। क्लियर इतना, राइट। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, ये है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे बचेगा क्या हमारे पास, n नोट इज इक्वल टू e टू द पावर n h न्यू बाय केबीटी। फाइन, तो ये है हमारा पॉपुलेशन रेशियो का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो है n की वैल्यू है, n है। अब यहाँ पे फिर से मैं कहती हूँ n पुट कर दो सपोज 0 के बराबर, ठीक है। तो माना कि मैं n को अगर 0 रख दूं तो ये इक्वेशन हमारे लिए क्या होगी, तो n बाय n नोट इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 0 इंटू h न्यू बाय केबीटी। ओके, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी वैल्यू लो 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे माइनस साइन का भी कोई सेंस नहीं बनता। ओके, अब किसी की भी पावर 0 हो, वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं n बाय n नोट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू n नोट। ओके, ये क्या, ये वाला n नोट जो है बराबर के उस साइड ले जाओगे, तो इसी प्रकार से हमारा जो इक्वेशन मिलेगा लास्ट में। ओके, n इज इक्वल टू n नोट। यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जब n की वैल्यू 0 है, यानी कि बिल्कुल ग्राउंड स्टेट में जो n है वो n नोट के बराबर होता है, यानी कि ग्राउंड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स की पॉपुलेशन होगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में जो मॉलिक्यूल की पॉपुलेशन होगी वो मैक्सिमम होगी यहाँ पे। ओके, राइट। अब जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जो है पॉपुलेशन जो है एनर्जी लेवल्स में डिक्रीज होती जाती है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि किस प्रकार से होती है, यहाँ पे जैसे जैसे हम कह रहे हैं कि n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये n नोट था, ठीक है, ये n1 है, n2 है, n3 है। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, मान लो कुछ मॉलिक्यूल ही पहुंच पाए अब्जॉर्प्शन करके, यहाँ पे कुछ ही मॉलिक्यूल पहुंच पाए, यहाँ पे कुछ ही मॉलिक्यूल पहुंच पाए, ठीक है। तो n की वैल्यू बढ़ने के साथ क्या होता है, यहाँ पे बढ़ने के साथ पॉपुलेशन जो है मॉलिक्यूल्स की एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में डिक्रीज होती जाती है। क्लियर है इतना। तो यहाँ पे आप इस वाली बात को, इस वाले पॉइंट को जो मैंने अभी बोला कि n की वैल्यू बढ़ने के साथ पॉपुलेशन डिक्रीज होती है, इसको किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ग्राफ के द्वारा या कर्व खींचकर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहूं कि n बाय n, ओके, ये इंक्रीज हो रहा है इधर, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। तो मैं कहूं कि अगर n की वैल्यू बढ़ रही है, उस केस में हर एनर्जी लेवल में किस प्रकार से मॉलिक्यूल्स का नंबर चेंज होता है। तो मैंने कहा डिक्रीज होता है n का नंबर बढ़ने के साथ। तो ये डिक्रीज कैसा होता है, ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज देखने को मिलता है, तेजी से डिक्रीज होता है, ठीक है। क्या होता है, तेजी से डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे आप इस पॉइंट को इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो n का वैल्यू बढ़ने के साथ साथ हर एनर्जी लेवल में, या जो आगे वाला एनर्जी लेवल है उसमें मॉलिक्यूल्स का जो नंबर है वो डिक्रीज होगा।
मैक्सिमम देखो ये पॉइंट है मैक्सिमम पॉपुलेशन का। मैक्सिमम पॉपुलेशन कब होगा? जब हमने कहा कि n नोड के केस में पॉपुलेशन मैक्सिमम होगा और उसे हम 1 के बराबर मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो 1 के बराबर होगा और वो इस पॉइंट पर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम n नोड कह सकते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, तो इस प्रकार से आप पॉपुलेशन को एक्सप्लेन करते हैं एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में और बताते हैं कि किस प्रकार से n की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ हर एनर्जी लेवल में पॉपुलेशन डिक्रीज होती है। अब यहाँ पे क्योंकि पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, ठीक है, पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है एनर्जी लेवल बढ़ने के साथ साथ, तो यहाँ पे मैं कहती हूँ कि जैसे जैसे पॉपुलेशन डिक्रीज होगी इंटेंसिटी ऑफ जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो भी डिक्रीज होगी। इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन भी डिक्रीज होगी। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा था, इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो बेसिकली पॉपुलेशन रेशियो के बराबर होता है। तो जब ये वाला नंबर डिक्रीज होता जाएगा, जब न्यूमरेटर में जो नंबर है वो डिक्रीज होता जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है इंटेंसिटी भी यहाँ पे डिक्रीज होती जाएगी। क्लियर है इतना? ठीक है, ये इसको इस प्रकार से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड नोट ये वाला नंबर डिक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये था इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में डिक्रीज होता है एन का नंबर बढ़ने के साथ साथ। ओके, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो देखते हैं इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन, ओके, राइट। कैसे? देखो, मान लो एक बार के लिए हमने यहाँ पे एक डायटोमिक मॉलिक्यूल लिया था HCl, ठीक है। अब इस केस में जो स्पेक्ट्रल लाइन आई हमारे पास, उसको हम कंपेयर करते हैं एक दूसरे डायटोमिक मॉलिक्यूल में, जब हमने यहाँ पे H को जो है उसके आइसोटोप के साथ रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों ही केस में जो स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी, ठीक है, उनको हम कंपेयर कर रहे हैं। तो यहां से पता चलेगा कि एक डायटोमिक मॉलिक्यूल में जब एक एटम की जगह उसके आइसोटोप को एक एटम को जो है उसके आइसोटोप से सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो स्पेक्ट्रल लाइन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले HCl के लिए हम लिखे एनर्जी लेवल, जैसे कि हम प्योर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल स्पेक्ट्रा में पढ़ते हैं कि हर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल की जो है एनर्जी आप n/12 hν से डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट। इसी प्रकार से आप DCl के लिए भी सेम ही फॉर्मूला से वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स की एनर्जी जो है डिटरमाइन कर सकते हैं, पर यहाँ पे आप जो है वो फ्रीक्वेंसी वाली टर्म को न्यू डैश से इंडिकेट करें, ओके, डिनोट करें, राइट। चलो, यहाँ पे क्योंकि ये दोनों ही फ्रीक्वेंसी वाली टर्म है, हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है, फ्रीक्वेंसी जो है बेसिकली वो बराबर होती है 1/2 पाई के म्यू। यहाँ पे 2 पाई कांस्टेंट है, के भी यहाँ पे कांस्टेंट है, जो जिसे हम फोर्स कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। और म्यू यहाँ पे बेसिकली क्या है, रिड्यूस्ड मास है। के यहाँ पे क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है, फोर्स कांस्टेंट है। और यहाँ पे म्यू जो है वो क्या है, रिड्यूस्ड मास है, रिड्यूस्ड मास है, ओके। तो यहाँ पे HCl के लिए जब हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी पर आपको स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है, ठीक है, वो इस प्रकार से लिखेंगे। और न्यू डैश हम किसके लिए लिख रहे हैं, DCl के लिए सेम ही फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज में ले रहे हैं, K/μ, ओके। चलो, पर यहाँ पे ध्यान रखना कि म्यू को, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है 2 पाई, के भी कांस्टेंट है, जो वेरिएबल है वो कौन है, वेरिएबल हमारे यहाँ पे रिड्यूस्ड मास है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होगा, इसका जो निकालते हैं आप मास, ठीक है, तो इसका 35 हो गया, इसका 1 हो गया, पर यहाँ पे क्योंकि ये ड्यूटेरियम है
इसके लिए 2 होगा और इसके लिए 35 होगा। तो यहाँ पे बेसिकली रिड्यूस्ड मास जो है वो जरूर चेंज होगा दोनों डायटोमिक मॉलिक्यूल का। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो अगर हम इन दोनों के एनर्जी लेवल्स को डिवाइड भी करते हैं तो ये सब तो कॉमन है, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे बचेगा क्या, न्यू बचेगा, न्यू डैश बचेगा, ठीक है। तो न्यू और न्यू डैश की ही वैल्यू हमारे पास है तो हम इसी को डिवाइड कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। हम जब इसे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर भी कॉमन तो क्या है, 1/2 पाई कॉमन है, 1/2 पाई कॉमन है, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे k जो है कांस्टेंट है, वो दोनों ही केस में कांस्टेंट रहेगा, फोर्स कांस्टेंट यहाँ पे DCl और HCl दोनों के ही केस में कांस्टेंट रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं आएगा। फोर्स कांस्टेंट बेसिकली जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, यानी कि फोर्स कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, और आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टी पर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं डालता। केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है, केमिकल प्रॉपर्टी बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है, ठीक है। और आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टीज पर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं डालता, यानी कि इस बॉन्ड पर की स्ट्रेंथ जो है वो दोनों ही केस में सिमिलर रहेगी, और अगर स्ट्रेंथ सिमिलर रहेगी तो फोर्स कांस्टेंट भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। यहाँ पे क्लियर है इतना? ओके, चलो, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। पीछे बचेगा क्या, पीछे बचेगा न्यू बाय न्यू नोट इज इक्वल टू, ये बचा हमारे पास 1/μ अपॉन 1/μ डैश, जिसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक साथ न्यू डैश ऊपर आ जाएगा और ये म्यू, ठीक है। तो जो फॉर्मूला हमारे पास आएगा फाइनल वो आएगा यहाँ पे म्यू डैश बाय म्यू, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ से जो है वो एक पर्टिकुलर, जैसे कि ये HCl के लिए है फ्रीक्वेंसी, HCl के लिए जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो कितनी फ्रीक्वेंसी पर मिलती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूला से, अगर आपको दूसरे वाले की फ्रीक्वेंसी पता है तो, या फिर दोनों HCl और DCl के लिए फ्रीक्वेंसी को कंपेयर कर सकते हैं उनके जो रिड्यूस्ड मास है उनको यूज करके, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन करने पर मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज होती है, ठीक है। एक स्पेक्ट्रल लाइन के लिए जो फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है वो किस प्रकार से चेंज होती है मॉलिक्यूल में आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन करने पर, राइट। चलो, नेक्स्ट जो है एक क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे इसी के रिगार्डिंग, इसी कंसेप्ट के रिगार्डिंग, आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन से रिगार्डिंग। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं हम कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ, क्वेश्चन लेते हैं कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ OH stretching vibration, the frequency of OH stretching vibration in CH3OH is 33 centimeter inverse. Estimate the frequency of OD stretching vibration. OD stretching vibration in CH3OD, राइट। क्या हुआ है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ H को यहाँ पे CH3OH यानी कि मिथाइल अल्कोहल का जो ये H है उसको रिप्लेस कर दिया गया है उसके आइसोटोप D से, ओके। और उस केस में ये कह रहे हैं कि किस प्रकार से फ्रीक्वेंसी पर इफेक्ट पड़ेगा, ओके। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, वो हमारे पास है 3300 सेंटीमीटर इनवर्स फॉर CH3OH। पूरा ना लिखो तो आप लिख सकते हैं 4OH, ठीक है, बिकॉज दोनों CH3 तो दोनों में कॉमन है, हम यहाँ पे इन्हीं के बीच के बॉन्ड की बात करेंगे, ये जो OH बॉन्ड है, ठीक है, इसी की फ्रीक्वेंसी के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ म्यू OH क्या होगा, देखो
ऑक्सीजन का मास होता है 16, ओके, और यहाँ पे हाइड्रोजन का मास है 1। तो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 हम करेंगे तो हमें क्या मिलता है, हमें यहाँ पे OH के लिए रिड्यूस्ड मास मिल जाता है जिसकी वैल्यू लगभग 0.94 के आसपास आती है। ठीक है, इसी प्रकार से आप जो है वो OD के लिए भी रिड्यूस मास जो है वो निकालेंगे। क्या होगा OD के लिए, देखो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ इसका मास चेंज हुआ है, 1 से हो गया 2, ओके, और ये हो गया 2। अब आप इसे सब जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो है वैल्यू मिलती है वो कुछ इस प्रकार से मिलती है, रिड्यूस मास की वैल्यू कुछ इस प्रकार से मिलती है। ओके, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें कि एस्टिमेट करना है, हमें क्या एस्टिमेट करना है, एस्टिमेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओडी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, ठीक है, इन CH3OH। तो ओडी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी हमें डिटरमाइन करनी है, OH की हमारे पास है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमें पता है, ये वाला फॉर्मूला ही लगना है, यहीं पे फ्रीक्वेंसी का कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो न्यू की वैल्यू है वो कितनी है 3300, ओके, न्यू डैश की नहीं है, म्यू डैश की वैल्यू हमारे पास है वो कितनी है, ये ओडी है, ये ओडी है। ठीक है, वो है हमारे पास 1.77, राइट, और हमारे पास म्यू की भी वैल्यू है वो कितनी है 0.94। सॉल्व करेंगे हम इसे, तो जब इसको सॉल्व करते हो आप तो हमारे पास लगभग इसकी वैल्यू मिलती है 1.37, ओके। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इस 1.37 को बराबर के इधर ले आओ और इस न्यू डैश जो कि हमें एस्टिमेट करना था वो बराबर के उधर ले आओ, तो ये हो जाएगा न्यू डैश इज इक्वल टू 3300 बाय 1.37, ओके। सॉल्व करा, यहाँ पे ये वैल्यू किस में दे रखी थी, सेंटीमीटर इनवर्स में दे रखी थी। याद रखना जब भी आप कोई वैल्यू निकालते हो या कोई वैल्यू निकालने का क्वेश्चन में कहा गया है तो उसका यूनिट ध्यान में रखो कि किस यूनिट में वैल्यूज दी गई है और किस यूनिट में वैल्यूज पूछी गई है। ठीक है, आंसर। चलो तो सॉल्व करते हैं इसको, तो हमारे पास ये वैल्यू आती है 2408 सेंटीमीटर इनवर्स, ओके। तो फॉर ओडी जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होगा उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी वो बेसिकली 2408 सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर होगी। क्लियर इतना, ये है आपका आंसर। तो इस प्रकार से आई होप कि कोई भी न्यूमेरिकल आए तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं इस कंसेप्ट से रिलेटेड, ओके। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो फोर्स कांस्टेंट के बारे में कुछ और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। चलो, थैंक यू।